तीरथ सिंह रावत ने लिया उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ। वजीर आजम ने ओहदा संभालने पर दी मुबारकबाद। 1-2 रोज में काबीनी अराकीन के नाम होंगे तय। हरियाणा असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक नाकाम। 32 के मुकाबले 55 अराकीन असेंबली ने तहरीक के खिलाफ दिए वोट। इससे कबल तहरीक पर बहस का वजीर आला ने दिया जवाब। कांग्रेस पर लगाया मुल्क के मफादात पर सियासत करने का इल्जाम। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई पीर तक मुलतवी। अपोजिशन के हंगामे के दौरान राज्यसभा में सालसी और सुलह तरमीम बिल 2021 मंजूर। वहीं दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता कानून खुसूसी इल्तजामात दूसरी तरमीम बिल 2021 लोकसभा में मंजूर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। बीजेपी अराकीन ने पार्लियामेंट से अमृत महोत्सव और टीकाकारी प्रोग्रामों में शामिल होने की अपील। कई रियासतों के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के लिए पीएम का किया गया शानदार खैर मकदम। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम असेंबली से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी उतरेंगे मैदान में। बीजेपी ने दूसरे मरहले के लिए मजीद 2 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। असम के लिए भी मजीद 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। केरल में असेंबली इंतखाबात के दरमियान कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर लीडर पीसी चाकू ने छोड़ी पार्टी। कहा कांग्रेस में गिरोहबंदी खत्म करने के लिए मरकजी लीडरशिप नहीं उठा रही है कोई कदम। और भारत बहरिया में शामिल हुई स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी आबदोज INS क्रंज समुद्री हुदूद को महफूज बनाने के लिए मजबूत दीवार का काम करेगी। ये आबदोज आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गढ़वाल से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के नए वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया। अब 1-2 रोज में काबीनी अराकीन के नाम तय किए जाएंगे। इससे कबल आज देहरादून में वाक़े बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा कानून साज पार्टी की मीटिंग में तीरथ सिंह रावत को अगला वजीर आला मुंतखब किया गया था। कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नए वजीर आला के नाम का ऐलान किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल गवर्नर से मुलाकात के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया। एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ कल्पना नहीं की थी कभी मैंने। और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर जनाब तीरथ सिंह रावत को मुबारकबाद। वो अपने साथ वसी इंतजामी और तंजीमी तजुर्बात लेकर आए हैं। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छूने का सफर जारी रखेगी। और उत्तराखंड में हुकूमत की तब्दीली पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है, तो अब ये जानना चाहेंगे कि अब उत्तराखंड में किस तरह का बदलाव आ सकता है और पार्टी को इनसे कितनी उम्मीदें हैं? देखिए रेशमा, एक नया संदेश फिर से देने का प्रयास किया है भाजपा ने प्रदेश की, जहां तक बात की जाती है, क्योंकि एक जमीन से उतरे हुए नेता को अब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और उसकी बागडोर सौंपी है। 1 साल तीरथ सिंह रावत के पास है और इस दौरान उन्होंने अपने जितने भी 4 साल का जो कार्यकाल पिछले दिनों बीता है त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसको न सिर्फ आगे लेकर के जाना है बल्कि जमीनी स्तर पर जो भी योजनाएं हैं उसके प्रचार प्रसार का भी काम उनको करना है। और जो जनाधार पिछली बार बीजेपी को मिला था बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर, वही जनाधार बल्कि उससे कहीं ज्यादा लेने की
जिम्मेदारी जब है अब तो वो तीरथ सिंह रावत के ऊपर आ गई है। अपना जो करियर है उन्होंने एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया था रेशमा, और उसके बाद किस तरीके से एक जमीनी नेता किस प्रकार से बुलंदियों को छू सकता है वो इसका एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। बहुत नायाब उदाहरण है। न केवल उन्होंने संगठन में जिम्मेदारी को निभाया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन की जिम्मेदारी को निभाया, विधायक रहे और अब अभी वो सांसद हैं गढ़वाल सीट से, और अब वो मुख्यमंत्री की जो उन्होंने पदवी है वो आज संभाली है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक संदेश देने का प्रयास भाजपा ने किया है, क्योंकि आने वाले एक साल बाद चुनाव हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब तीरथ सिंह रावत के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि वो किस प्रकार से गढ़वाल और कुमाऊं जो रीजन यहाँ पर है जिसको लेकर के तमाम मनमुटाव भी चलते हैं और राजनीति भी अपनी करवट जो है यहाँ बदलती रहती है, तो यहाँ पर अब किस प्रकार से वहां पर मिल करके एक समावेशी विकास वो कर पाएंगे। तीरथ सिंह रावत के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती जेष्मा यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर बात करें तो तकरीबन उनके पास अभी 1 साल और था, लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा कि तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के वजीर आला बन चुके हैं, तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो अभी अधूरे रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी स्कीमें होंगी जिन पर अभी काम करना बाकी होगा। तो अब अगर हम यहाँ तीरथ सिंह रावत की बात करें तो यकीनन उनके आगे काफी सारी चुनौतियां होंगी। रेशम, वही मैंने बताया कि किस जो योजनाएं चल रही थी उसमें कोई दिक्कतें नहीं है, समस्याएं नहीं है, वो जमीनी स्तर पर चल रही हैं। तमाम रोडों का यहाँ पर काम हुआ है, पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत समस्याएं से लोग गुजर रहे थे उनको इन्होंने एक तरीके से लोगों को सुधार दिया है, फायदा दिया है। लेकिन अब जो तीरथ सिंह रावत है इनके सामने सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि किस प्रकार से जो जनाधार है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए बूथ लेवल पर, क्योंकि जुड़ना होगा अब और ज्यादा लेवल। अब चूंकि ये चुनावी साल है तो हर चीज अब चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आएगी, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना, अगर कोई मनमुटाव किसी के अंदर है तो उसको भी साथ लेकर के चलना, एक सामूहिक जिम्मेदारी को निभाना, ये जो तीरथ सिंह रावत है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से वो जोश में दिख रहे थे, वो लग रहा था उनके अंदर जो खुलूस था, वो जिस जगह से दिख रहा था वो लग रहा था कि वो अब यहाँ से पीछे हटकर नहीं देखने वाले, जिम्मेदारी को पूरी तरीके से समझ गए, और अब जो 1 साल का टाइम उनको दिया गया है वो तमाम योजनाओं को न सिर्फ वहां पर फलीभूत करेंगे, न केवल उनको पूरा करेंगे बल्कि वो संगठन को भी आगे लेकर के जाएंगे। ये एक बड़ा संदेश जो है दिखा है, और मैंने देखा जिस तरीके से वहां पर पारंपरिक परिधानों में वो आए हुए थे, वेशभूषा में वो आए हुए थे, वो भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच के नेता हैं, जमीनी के नेता हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत होती है किसी पार्टी की, क्योंकि जब बूथ का कार्यकर्ता है, जब वो देखता है कि उससे अटैच हो रहा है उसका नेता, तो उनकी ताकत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक आम आदमी से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है, और जब हम एक आम आदमी से जुड़ जाते हैं और कोई नेता आम आदमी की बात करता है, उनकी समस्याओं की बात करता है, तो यकीनन वो उनमें कहीं ना कहीं पॉपुलर ज़रूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है, और वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया था कि उत्तराखंड के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर जनाब तीरथ सिंह रावत को मुबारकबाद। वो अपने साथ वसी इंतज़ामी और तंजीमी तजुर्बात लेकर आए हैं। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छूने का सफ़र जारी रखेगी। अगली खबर पर नजर डालते हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई है। 32 के मुकाबले 55 अराकीन ने तहरीक के खिलाफ वोटिंग की। इससे कबल वजीर आला ने तहरीक पर बहस का जवाब दिया और कांग्रेस पर मुल्क के मफादात पर सियासत करने का इल्जाम आयद किया। वजीर आला ने कहा कि कांग्रेस को हुकूमत के तमाम अहम इक़दामात मसलन वैक्सीन, बालाकोट स्ट्राइक पर हमेशा शुबा रहा है। और हरियाणा असेंबली में अदम एतमाद की तहरीकी नाकामी पर बात करते हैं आकांक्षा से। आकांक्षा, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो नाकाम हो गई है, तो अब किस तरह की हिकमत अमली हो सकती है? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की बड़ी जीत हुई है। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। दिन भर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई
और अंत में भाजपा सरकार के पक्ष में विधायकों की वोटिंग भी हुई और सरकार के समर्थन में 55 और विरोध में सिर्फ 32 वोट पड़े। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव था ये एक तरीके से खारिज हो गया। जी आकांक्षा, इससे कबल वजीर आला ने तहरीक पर बहस का जवाब भी दिया था और कांग्रेस पर मुल्क के मफादात पर सियासत करने का इल्जाम भी आयद किया था। जी, सुबह 10 बजे से आज कार्य जो है वो शुरू हुआ था सदन का। उसके बाद 1 घंटे प्रश्नकाल चलने के बाद 11 बजे से इसके अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले बोलने वाले जो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने सरकार के ऊपर के कई तरीके के जो है आलोचना करी, कई तरह के घपलों की घोटालों की बात करी और उसके बाद जो है एक एक कर सभी विधायकों ने, सभी पार्टी के, आपको बता दें कि हरियाणा में जो है कोalition की गवर्नमेंट है, गठबंधन है जेजेपी और बीजेपी का। तो ऐसा नहीं था कि आज पूरा दिन आधा आधा घंटा 2-2 घंटा करके कार्रवाई बढ़ाई गई और हर एक विधायक को पूरा टाइम दिया गया कि वो अपनी बात रख पाए, चाहे पक्ष में थे चाहे विपक्ष के थे। सभी सदस्यों को पूरा वक्त मिला, पूरा उनको वक्त देकर उनकी बात सुनी गई और आखिर में जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने जवाब दिए आरोपों के और उसके बाद जो है सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने अपने जवाब में कांग्रेस के जो जितने भी आरोप थे उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही है और हमारी सरकार बीजेपी जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में ये नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। पर इसका उन्हें भी पता है, विपक्ष को भी ये बात सुबह से ही पता थी कि बहुमत नहीं थी उनके पास और फिर भी वो लेकर आई। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक तरीके की हड़बड़ाहट ही है जो ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में बिल्कुल ये सियासी दावपेच कहा जा सकता है। आकांक्षा, इसे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध को बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर ने बताया कि वजीर आज़म ने बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट से कोरोना टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मुल्क भर में पूरी रफ्तार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। भारत कोरोना से निपटने में दुनिया भर की मदद भी कर रहा है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट से कहा कि वो अपने अपने इलाकों में इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जरूरतमंदों की मदद करें। पार्लियामेंट के अहाते में हुए बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पीएम ने कहा कि हर एक रुकन पार्लियामेंट को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ जाना चाहिए। दुनिया को भी वैक्सीन हमने जो सप्लाई करके दुनिया का भी हमने जो केयर एंड कॉशन भी दिया है, उनके लिए हमने केयर भी किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक प्रस्ताव करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी आज हमारे एमपीओ को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है इसमें हर एक एमपी लोगों से जुड़ जाना चाहिए। मीटिंग में कोरोना के चैलेंजेस से बेहतर तरीके से निपटने और दुनिया को राह दिखाने के लिए पीएम मोदी का खैर मकदम किया गया और तजवीज़ मंजूर की गई। मुल्क की आज़ादी के 75 साल के मौके पर 12 मार्च से मुल्क भर में प्रोग्रामों की शुरुआत हो रही है। 75 हफ्ते तक चलने वाले इन प्रोग्रामों की शुरुआत पीएम मोदी गुजरात से करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मुल्क भर में होने वाले इन प्रोग्रामों में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट को हिस्सेदार बनने के लिए कहा। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का शुरुआत हो रहा है प्रोग्राम। 75 ईयर्स का 75 वीक्स एक कार्यक्रम होगा। वो 12 मार्च से शुरू होगा और उसी दिन 75 प्लेसेस में देश में विभिन्न तरह की प्रोग्राम होगा और 75 वीक्स तक एक कार्यक्रम चलते रहेगा। ये जो प्रोग्राम 12 तारीख से गुजरात में शुरू हो रहा है और देश के विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम का 75 जगह में ये कार्यक्रम विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहा है। उस दिन सभी एमपी और जनप्रतिनिधियों को इसके
भाग लेने के लिए और भागीदार बनने के लिए उन्होंने कॉल किया है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी खिताब किया। जेपी नड्डा ने बताया कि रियासतों में हुए बलदियाती इदारों के इंतखाबात में पार्टी को अवाम की हिमायत और उसका एतमाद हासिल हुआ है। बीजेपी की जीत के लिए पीएम का तालियों की गड़गड़ाहट से खैर मकदम किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना के सबब बुध को तकरीबन 1 साल बाद बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बीजेपी ने मगरबी बंगाल और असम असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपने मजीद 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने आसाम के लिए 3 और मगरबी बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने आसाम के हेलाकांडी से मिलन दास, सिपाझार से परमानंद राज बोंगशी और होजाई से रामकृष्ण घोष को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने खड़गपुर सदर से हरनमे चट्टोपाध्याय और बरजोड़ा से सोप्रीति चटर्जी को अपना उम्मीदवार करार दिया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज लोकसभा ने दिल्ली कौमी राजधानी खित्ता कानून खुसूसी इंतजामात दूसरा तरमीमी बिल 2021 को सौती वोट से मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ राज्यसभा ने सालसी और सुलह तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दी। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने नंदीग्राम असेंबली हलके से आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से होना है। इसी दरमियान इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया। अब रियासत के नए पुलिस सरबराह पी नीरज नैन होंगे। अपने हुक्म में कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत दी है कि वो वीरेंद्र को ऐसा कोई भी ओहदा न दिया जाए जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इंतखाबी कामों से मुताल्लिक हो। केरल में असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट पीसी चाकू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को भेज दिया है। चाकू ने कहा कि वो कांग्रेस की दाखिली धड़ेबंदी से मायूस हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी की क़यादत ने हालात को बेहतर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पीसी चाकू ने कहा कि हालात ये हैं कि पार्टी के असेंबली उम्मीदवारों का इंतखाब रियासती कांग्रेस कमेटी के जरिए नहीं बल्कि पार्टी धड़ों की मीटिंगों में हो रहा है। पार्टी से इस्तीफा देकर चाकू ने पार्टी के साथ अपना तकरीबन 5 दहाइयों का रिश्ता और नाता तोड़ दिया है। उन्होंने अपने अगले कदम का फिलहाल ऐलान नहीं किया है। This decision, I have been deliberating on this in my mind for the last many days, because I come from Kerala. Kerala, there is no Congress party as such. There are 2 parties. One party is Congress I, one party is Congress A. It is a coordination committee of 2 parties that is functioning as the KPCC. So this groupism is the biggest bane of the Congress party in Kerala. Kerala is facing a very crucial election, and this election, people want the Congress to come back. But what is the stumbling block is the groupism, which is being practiced by the top leaders of the Congress party. I have been continuously arguing with the High Command that this should be put an end to this groupism in the state. But unfortunately, the High Command is also agreeing for the proposal given by both the groups. और भारतीय बहरिया अब और भी ताकतवर हो गई है। स्कॉर्पियन जुमरे की तीसरी आबदोज को आज भारतीय बहरिया में रस्मी तौर पर शामिल किया गया। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल वीएस शेखावत सुबुकदोश की मौजूदगी में आबदोज आईएनएस क्रंच को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया। इसके शामिल करने के साथ ही भारतीय बहरिया की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ है। दरहकीकत आबदोज आईएनएस क्रंच में मुल्क की समुद्री हुदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाने की सलाहियत है। आईएनएस क्रंच को मेक इन इंडिया मुहिम की एक बड़ी कामयाबी ख्याल किया जा रहा है। बहरिया के सरबराह ने कहा कि बहरिया में क्रंच के शामिल होने से आत्मनिर्भर भारत मुहिम को तक़वियत मिलेगी।
और CISF आज अपना 52वां यौम तासीस मना रही है। इस तकरीब का इनकाद दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद के 5 रिजर्व बटालियन कैंपस में हो रहा है। इस तकरीब में दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला मेहमान खुसूसी हैं। अजय भल्ला ने शहीद यादगार पर गुलाए अकीदत नजर किए और इसके बाद CISF के सलामी गार्ड का मुआयना किया। CISF के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल भाई इस मौके पर मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि आफात के दौर में CISF का किरदार हमेशा से काबिल सताइश रहा है। CISF के यौम तासीस के मौके पर सेक्रेटरी दाखिला अजय कुमार भल्ला ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि CISF अपनी सलाहियत से मुल्क की तरक्की में मुसलसल ताउन देती आ रही है। फोर्स को मुख्तलिफ शोबे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तफवीज़ किया जाना काबिल फ़ख्र है। ISF अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विविध क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। CISF के यौम तासीस के मौके पर डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा कि CISF अपने सार्फिन की ज़रूरियात के तई मजीद जिम्मेदार बनने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि फोर्स के अहलकारों की शिकायत को दूर करने के लिए शिकायत के इजाले का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CISF के यौम तासीस के मौके पर जवानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि CISF के बहादुर अहलकारों और उनके अहले खाना को यौम तासीस की मुबारकबाद। कौमी सलामती और तरक्की में उनका किरदार बहुत अहम है। 2019 में मैंने CISF की यौम तासीस तकरीबात में शिरकत की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CISF के यौम तासीस पर फौजियों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हमारे बहादुर फौजियों और उनके अहले खाना को CISF के यौम तासीस की मुबारकबाद। आफात के दौरान भारत के अहम इदारों की खिदमत से लेकर कौम की खिदमत तक CISF ने मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। कौम हमारे बहादुर फौजियों की लगन और कुर्बानी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को क्वाड्रिलेटरल रहनुमाओं के पहले वर्चुअल सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में वज़ीर आज़म मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापानी वज़ीर आज़म यूजी हादेसोगा और अमरीकी सदर जो बाइडन भी शामिल होंगे। तमाम रहनुमा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन के अमली शोबों पर तबादला ख्याल करेंगे। सरबराही इजलास में मौजूदा चैलेंजेस जैसी उभरती और अहम टेक्नोलॉजी, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और आबो हवा में तब्दीली पर गौर ख़ौज़ का मौका मिलेगा। इसके अलावा सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान क्वाड लीडरान कोविड-19 वबा का मुकाबला करने और हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में महफूज, मसावी और सस्ती वैक्सीनों को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी अहदेदारान के मुताबिक इजलास में भारत की वैक्सीन की पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए माली इयानत का ऐलान किया जाएगा। क्वाड में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका शामिल हैं। इसका मकसद एशिया बहरुल काहिल के खित्ते में अमन का क़याम है। और म्यांमार में फौजी तख्ता पलट के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर यांगून में मुजाहिरीन पर हिफाजती दस्तों ने आंसू गैस के गोले दागे। ख्याल रहे कि म्यांमार में 1 फरवरी को फौज ने तख्ता पलट करके हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। म्यांमार में अब तक 50 से ज्यादा मुजाहिरीन की मौत हो चुकी है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।